जो कल हमने ये पढ़ाया था कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन एक से कम, एक और एक से ज़्यादा तीनों प्रकार का होता है। और समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव एक होता है और उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन एक से कम होता है। और ये भी बताया था ऐसा क्यों होता है, ठीक, कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन तीनों प्रकार का है तो क्यों होता है एक से कम, एक से ज़्यादा क्यों होता है और एक क्यों होता है। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन और एक से कम है तो एक से कम रेखीय आवर्धन क्यों होता है ये भी बताया था। और समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन और एक है तो क्यों होता है ये भी बताया था। और आज पढ़ना है रेखीय आवर्धन, कल हमने बताया था, इसे बाद में पढ़ाएंगे। तो रेखीय आवर्धन का देखो एक सूत्र होता है, इसे रेखीय आवर्धन को एम से लिखते हैं और एम बराबर होता है आई बटे ओ। ये सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का, जहाँ आई बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। ये ध्यान से समझना, सूत्र पता है तो यहीं से परिभाषा हो जाएगी। प्रतिबिंब की लंबाई और ओ होता है वस्तु की लंबाई, ठीक। तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ये वस्तु है, इसकी लंबाई हमने नापी तो मान लो 1 मीटर आ गई, ठीक। और इसका ये इधर कहीं बना प्रतिबिंब, तो जो अब ये वस्तु की लंबाई है, लंबाई इसकी कितनी, एक, तो ये यानी कि ओ का मान 1 हो गया क्योंकि ये वस्तु की लंबाई है, इस लंबाई को हम नाप रहे हैं। और ये प्रतिबिंब है तो इसकी प्रतिबिंब की हमने लंबाई निकाली, वो 2 मीटर है। यानी कि अब इसके ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को हम किससे लिखते हैं, आई से, यानी प्रतिबिंब की लंबाई 2, यानी आई का मान 2 हो गया। और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से ही क्यों लिखा जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज, ठीक। तो इसीलिए प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखा जाता है। और वस्तु की लंबाई, तो इस वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो पहला अक्षर ओ होता है इसीलिए इसे वस्तु को ओ से लिखते हैं। अब परिभाषा बनानी है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो सूत्र हमें पता चल चुका कि सूत्र होता है एम बराबर आई बटे ओ, और आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ होती है वस्तु की लंबाई। और ये जो बीच में निशान दिखाई दे रहा है ये निशान होता है अनुपात का, ठीक। अब जब सूत्र पता है तो यहीं से परिभाषा बनाओ। देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे वस्तु की लंबाई, और बीच में निशान किसका, अनुपात का, यानी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। बीच में किसका निशान, अनुपात का ही तो है, तो प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। बस सिंपल से परिभाषा, केवल सूत्र पता होना चाहिए। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर आई बटे ओ। तुरंत समझ में आ जाए कि आई का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करेंगे, एम से, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डालो रेखीय आवर्धन, और इसमें लिखो, इसके अलावा देखो रेखीय आवर्धन का एक सूत्र और होता है, एक सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का एम बराबर माइनस बी बटे यू। ये भी एक सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का, एम बराबर माइनस बी बटे यू। जहाँ ये बी है, बी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी, और यू होती वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी। और ये दूरी पता कहाँ से नापी जाती है, दर्पण से। जैसे ये दर्पण है, अब यहाँ कहीं वस्तु है रखी हुई, तो जो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी इसे हम यू से लिखते हैं। और यहाँ कहीं वस्तु का प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी इसे हम बी से लिखते हैं, ठीक। तो एक सूत्र ये भी होता है एम बराबर माइनस बी बटे यू। तो इसके नीचे नोट करके हम अथवा में ये भी लिख सकते हैं, अथवा करके लिखो एम बराबर माइनस बी बटे यू, बॉक्स में बंद कर लेना, नीचे लिखना जहाँ बी बराबर प्रतिबिंब की दूरी एवं यू बराबर वस्तु की दूरी, इसे भी नोट करो। देखो एम बराबर आई बटे ओ भी है और एम बराबर माइनस बी बटे यू भी है। और ये एम का मान आई बटे ओ हम यहाँ पे रख दें, इस एम की जगह ये रख दें आई बटे ओ,
क्योंकि एम का मान आई बटे ओ भी है और एम का मान माइनस बी बटे यू भी है। तो इस एम की जगह हम इसका मान रख दे रहे हैं ये आई बटे ओ और ये बराबर माइनस बी बटे यू। तो ये भी एक नया सूत्र आ गया निकल के। ठीक, ये एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि रेखीय आवर्धन का निम्नलिखित में से सूत्र है। तो ये ऑप्शन में था, दूसरा ऑप्शन यहाँ माइनस हटा के प्लस कर दिया था, तीसरे दो ऑप्शन और थे, या इनमें से मान लो कोई नहीं। तो ध्यान रखना आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू, ये भी एक संबंध होता है, इसे नोट करो। तो इस चैप्टर में तो दर्पण वाला ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। प्रकाश के बारे में पढ़ चुके। परावर्तन जो है हमेशा दर्पण से संबंधित होता था, तो इसीलिए हमने दर्पण के बारे में ही सब कुछ पढ़ लिया, परावर्तन के बारे में ही सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ना है अपवर्तन के बारे में, और ये ध्यान रखना अपवर्तन हमेशा लेंस से ही संबंधित होता है। तो जब परावर्तन अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे तो इसमें लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, बस ये एक टॉपिक बचा, उसके बाद न्यूमेरिकल ना चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अब लेंस के बारे में पढ़ना। देखो दर्पण में हमने तो बताया था कि दर्पण में पीछे साइड में पॉलिश होती है, और जबकि लेंस में कोई पॉलिश नहीं होती है। जो चश्मे में हम लोग प्रयोग करते हैं वो लेंस होते हैं। ठीक, लेंस में किसी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं होती है। तो अब जैसे लेंस के बारे में, लेंस किसे कहते हैं, जैसे ये आकृति जो है ये लेंस की होती है। ठीक, ये लेंस की आकृति होती है। अब देखो लेंस की परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा जो कैसे बनेगा, परिभाषा कैसे बनाएं। जैसे ये दर्पण होता था, तो दर्पण में जिस पृष्ठ से परावर्तन की घटना होती है उस पृष्ठ को हम कहते थे परावर्तक तल। परावर्तक तल। ऐसे ही मान लो ये लेंस है, तो परावर्तन देखो हमेशा दर्पण में होता है, और अपवर्तन ये हमेशा लेंस से होगा। लेंस से हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। तो जब इससे अपवर्तन की घटना इस तरीके से होगी, तो इस तल से देखो अपवर्तन की घटना जब होगी तो इस तल को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक तल। तो इसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और इसमें देख रहे हैं कि अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक तल दो हैं, एक ये वाला अपवर्तक पृष्ठ है, दूसरा इधर वाला है। ठीक, और लेंस हमेशा पारदर्शी होता है क्योंकि लेंस के आर पार हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब है लेंस होता है पारदर्शी माध्यम। उसके अलावा समांगी भी होता है। समांगी का मतलब देखना सभी जगह एक ही जैसा होता है। ठीक, तो जब हम दो अपवर्तक पृष्ठों को, देखो एक ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, दूसरा ये, जब हम दो अपवर्तक पृष्ठों को आपस में समेट कर रखते हैं तो इससे एक आकृति प्राप्त होती है। इस आकृति को ही लेंस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से, ये दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हैं, कि दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी एवं समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक, कि ये जो माध्यम है वो कैसा है, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से बना हुआ है और पारदर्शी भी है और समांगी भी है। कि दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी एवं समांगी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। समझ में आया? फिलहाल बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा। देखो लेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने दर्पण के बारे में पढ़ाया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ऐसे ही ठीक लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने जो वहाँ पढ़ा था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही तो पढ़ा था। ऐसे यहाँ अवतल लेंस होता है। तो नंबर एक अवतल लेंस। दूसरा हमने वहाँ उत्तल दर्पण पढ़ा था, तो ऐसे यहाँ दूसरा होता है उत्तल लेंस। ये दोनों होते हैं। ठीक, कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। और जो इस टाइप से आकृति होती है ये कहलाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस की आकृति इस टाइप की होती है, ये लाइन बिल्कुल बीच में होगी इस तरीके से। और उत्तल लेंस की आकृति इस तरीके से होती है। अब देखो दोनों के चित्र आ गए सामने, चित्र से ही परिभाषा बनेगी। ठीक, तो देखो पहली बात तो अवतल लेंस है, तो हमने कहा जो पीछे वाला शब्द हो उसके आगे हम लगाते हैं बह, स्टार्टिंग में लगी थी बह लेंस। ठीक, अब देखो खास बात क्या है कि हम देख रहे हैं जो ये लेंस है ये बीच में पतला है जबकि किनारों पर मोटा है। तो यही इसकी परिभाषा बनी, जो हमने कहा नाम से परिभाषा बनी या विशेषताओं से। यहाँ विशेषताओं से बन रही कि वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। और वह लेंस
जो बीच में मोटा एवं किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये लेंस देखो बीच में मोटा और किनारों पर पतला है, तो वह लेंस जो बीच में मोटा एवं किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है, और वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। एक बस चित्र ध्यान रखना है, चित्र से परिभाषा है। तो इसमें पहले लिखो, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं लेंस। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल लेंस, नंबर 2 उत्तल लेंस। नंबर 1 अवतल लेंस, नंबर 2 उत्तल लेंस। फिर नंबर 1 हेडिंग डालना अवतल लेंस। नंबर 1 हेडिंग डालो अवतल लेंस, और इसमें लिखो वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। जैसा हमने इसमें ये बताया था, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण तो ये किरणों को समेटने का काम करता है, इसीलिए अवतल दर्पण की प्रकृति अभिसारी होती है, या इसी को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक इसका उल्टा जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा किरणों को फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और जबकि लेंस में ठीक उल्टा होगा, जो अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, तो यहाँ अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे। यानी जो अवतल लेंस होता है यहाँ वो किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक, तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस, जो उत्तल दर्पण किरणों को फैलाने का काम करता था, जबकि यहाँ उत्तल लेंस किरणों को समेटने का काम करेगा, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, या ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक, तो उत्तल लेंस का होगा, उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। नोट पॉइंट करके अब लिखना है कि नोट लिखो नोट, और नोट में नंबर 1 अवतल लेंस की प्रकृति, अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। अपसारी। उत्तल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। अवतल बोलो गुरुजी आपने। और हमने उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, ये दूसरा नोट पॉइंट है। उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। जैसे जो लेंस होता है उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस ये चश्मे में प्रयोग होता है। ठीक, उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे में होता है। तो देखना, जैसे हम लोग चश्मा देखे होंगे, तो जैसे चश्मे में क्या होता है, ठीक, चश्मे देखना, चश्मे में इस तरीके से नीचे कुछ आकृति होती है, ऐसे आँख टाइप की डिजाइन होती है। ठीक, तो अब देखो ये आकृति किसकी बन रही है, इस टाइप से उत्तल लेंस की बन रही है, यानी ये जो होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। और किसी चश्मे में ये वाली आकृति है तो समझ जाना उस चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है। और उत्तल लेंस के आँख में कौन सी बीमारी हो जाती है कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, या अवतल लेंस का, ये दूसरे चैप्टर में तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद जो बचा है वो कल पढ़ाएंगे।